आज सबसे पहले तो तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी टॉपिक मुश्किल लगता है, नहीं समझ आता, कोई टॉपिक है, पहले वो समझ लो। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी टॉपिक अगर तुम्हें समझना है तो जिनको टॉपिक समझना है वो अपना हाथ खड़ा कर लें फटाफट से पहले, ताकि एक एक करके उनसे डाउट जो है वो डिस्कस किया जा सके। तो वो स्टूडेंट्स अपने हाथ खड़े कर लें जल्दी से। कल वाला पेज ही नहीं मिल रहा यार, कहाँ पे कराया था मैंने। ओके, तो बच्चों ने हाथ खड़े कर लिए हैं, एक एक करके मैं पूछूंगा। हाँ जी मेहताब बोलो, कौन सा टॉपिक तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में परेशान करता है? सर मेंस्ट्रुएशन का, जब वो सर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। और बोलो। बस सर मेरे को इसी में प्रॉब्लम है। ओके, हाँ जी अर्नव तुम बोलो। सर बुक के अंदर एक पैराग्राफ है वो समझना है। बुक के अंदर एक पैराग्राफ है वो समझना है, चलो उस पे बाद में आते हैं अर्नव। हाँ जी गान्या। Sir, reason why female reproductive system is more complex than male. ओके, और Sir, बस ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट बानी बोलो। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का एक ओवरव्यू दे दो बस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का ओवरव्यू। ओवरव्यू, हाँ जी। हाँ जी अर्पित बोलो। सर प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। पता है क्या होता है, ओवरव्यू के लिए तो तुम लेक्चर देखो, उसमें ज्यादा बेटर समझ आता है। हाँ जी तमन्ना बोलो। सर मैंने कल की तरह ही आपको 2-3 लाइंस पूछनी है नोट्स में से, बाकी क्लियर है ओके सर। ओके, देखो आज मैं टॉपिक्स पूछ रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कल मैं सिर्फ डीपीपी के क्वेश्चंस के डाउट्स लेने आऊंगा, और परसों तुम्हारा टेस्ट है, ये तुम जानते ही हो। तो देख लो किसी को और किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, ताकि हम उसे डिस्कस करके अब खत्म कर दें इस रिप्रोडक्शन को आज, ताकि सिर्फ कल के लिए क्वेश्चंस ही बचे। क्वेश्चन मैं कल ही डिस्कस करूंगा। सर बर्थ बोलो। प्रिवेंशन मेथड्स में है। उसमें क्या मेथड में तेरे को डाउट आ गया भाई? बर्थ कंट्रोल मेथड में किसको डाउट आता है? सर उसके अंदर आईयूसीडी में है बस, पूरा नहीं। और बस और देख लो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। और सर एक और डाउट है कि जो पिल्स हैं उससे क्या एसटीडीज प्रिवेंट हो सकते हैं? ठीक ठीक है, नहीं उससे नहीं हो सकते। बट ऐसा क्यों? क्योंकि पिल्स, जो हाँ हाँ बोलो बोलो। वेजाइनल पिंस होती हैं उसमें स्पर्मिसाइड्स होते हैं, तो वो तो वो स्पर्म्स ठीक को है, किल कर देती है, फिर वो प्रिवेंट हो ही बट जाएगा। वो सेक्सुअल कांटेक्ट तो नहीं रोक सकती है ना पिल्स। एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट से होना है, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो पा रहा है तो स्पर्म्स तो निकल रहे हैं ना फीमेल बॉडी के अंदर, बाद में मार रहे हो ना तुम पिल्स से, बट वो इजेक्ट तो हो ही रहे हैं फीमेल बॉडी के अंदर। या तो ना स्पर्म्स फीमेल बॉडी के अंदर किसी भी तरह से ना पहुंच पाए, तो बैरियर मेथड जब हम यूज करते हैं तो हम स्पर्म्स को फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं होने देते हैं, उससे सेक्सुअल कांटेक्ट जो है हमारा, मतलब उससे जो है एसटीडीज प्रिवेंट हो जाते हैं। बट पिल्स में तो हमने वंस द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड उसके बाद उनको किल करने की कोशिश की है। ओके सर। हाँ सब, सर हाँ बोलो बोलो। हाँ जी बोलो बोलो। नहीं नहीं आप बोलो सर। चलो, तो मेंसुरेशन को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। देखो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि फीमेल बॉडी के अंदर, अगर मैं बात करूं, या एक सेकंड में वो नोट्स जो है यहाँ पर एक बार इंसर्ट कर ही देता हूं, ताकि तुम्हें थोड़ा सा लोकेट करना और समझना ज्यादा इजी हो जाए तुम्हारे लिए। एक सेकंड का टाइम दो बस। सर मेरे को ये भी पूछना है कि सिनगेमी और जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है? वो सिनगेमी और मेंशन्ड है ना दूसरा क्या वहाँ। बोल रहे हो? सिनगेमी और नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है? ओके, देखते हैं, अभी बताता हूँ, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। देखो, हाँ जी मेहताब, सबसे पहले मैं तुम्हारे डाउट के ऊपर आ रहा हूँ, ध्यान से देख लो। यस मैंने सर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम इसलिए खोला है ताकि तुम्हें चीजें क्लैरिटी में डाल सकूं ज्यादा, ठीक है। यस देख सर। मेहताब, सबसे पहले फीमेल बॉडी में जो है ओवरी के अंदर तेरे पास क्या बनेगा? एग की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। यस सर। ये एग जो प्रोड्यूस होगा ये जाएगा एवरी मंथ फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है।
Yes, sir. बिकॉज फेलोपियन ट्यूब वो जगह है जहां पर स्पर्म ने एग के साथ मिलना है, स्पर्म और एग की मीटिंग होनी है, स्पर्म और एग की फ्यूजन होनी है। यस और नो? Yes, sir. यानी जैसे ही ओवरी में से एक एग जो है वो रिलीज होकर ओविडक्ट में जाता है एवरी मंथ, तो अब क्या होता है, उस एग को स्पर्म की वेट होती है। उसी दौरान क्या होता है, ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस के अंदर ये जो बैग लाइक ऑर्गन तेरे को दिख रहा है, इस हाँ जी, हाँ। यूट्रस के अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मेहताब ध्यान से सुनियो, ये इस यूट्रस के अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और वो क्या चेंजेस होते हैं, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, जो ये लाइनिंग होती है, ये थिक होना शुरू हो जाती है। और ये थिक होती है, इसके अंदर ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। यानी ये जो इनर लाइनिंग है वो थिक होनी शुरू हो जाती है और उसमें ब्लड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब तू कहेगा सर ऐसे चेंजेस क्यों होने लगे हैं, यूट्रस के अंदर ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? तो उसका कारण क्या होता है कि कल को जब स्पर्म आएगा, स्पर्म आकर जब एग को फर्टिलाइज करेगा, जब एग को हमारे फर्टिलाइज करेगा जो कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर है, तो उसके रिजल्ट से बनेगा जाइगोट। ठीक है, उसके रिजल्ट से हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोट। My God. ये जाइगोट मल्टीपल टाइम डिवाइड होकर क्या बना देगा, एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो को कहां पे इम्प्लांट होना है, इन द मदर यूट्रस। ये जो यूट्रस मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पिंक पेन से, इसमें वो एम्ब्रियो ने जाकर क्या होना है, इम्प्लांट होना है, Plant होना। जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब जब एम्ब्रियो वहां पर इम्प्लांट होगा तो उसको अब आगे सरवाइव करने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होगा। तो ये जो इनर थिक लाइनिंग है, ये इनर थिक लाइनिंग में जो ब्लड वेसल, जो ब्लड आ गया है, इसी इनर थिक लाइनिंग से उस एम्ब्रियो को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये Okay. कारण है कि यूट्रस के अंदर जो चेंजेस हो रहे थे, जो इनर लाइनिंग थिक हो रही थी कंटेनिंग द ब्लड वेसल, उसका कारण ये है कि जब कल को एम्ब्रियो आएगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होगा, तो वो इसी इनर थिक लाइनिंग से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है मेहताब? Yes, sir. बट अगर आया ही नहीं, अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, इस इनर थिक लाइनिंग का अब कोई काम नहीं है, क्योंकि इस इनर थिक लाइनिंग ने तो न्यूट्रिशन देना था एम्ब्रियो को, बट क्योंकि स्पर्म की अनअवेलेबिलिटी है, तो इसलिए अब क्या होगा, ये जो इनर थिक लाइनिंग है वो क्या होगी, वो यहाँ से रिमूव होएगी। मतलब इनर थिक लाइनिंग अब क्या होएगी, इनर थिक लाइनिंग में अब क्या होएगा, ये यहाँ से एग और इनर थिक लाइनिंग यहाँ से अब यहाँ से बाहर निकलेंगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, इन द फॉर्म ऑफ वेजिनल ब्लीडिंग। वेजिना से ब्लीडिंग होएगी और ये इनर थिक लाइनिंग जो है रिमूव होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि अब sir. इसका कोई काम नहीं है। और इसी प्रोसेस को, यही वेजिनल ब्लीडिंग को हम बोलते हैं मेंसुरेशन। यानी अगर एम्ब्रियो आ गया तब तो क्या हो जाएगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगी ये इनर थिक लाइनिंग। बट अगर एम्ब्रियो नहीं आया, मतलब अगर स्पर्म की अनअवेलेबिलिटी है, तो ये इनर थिक लाइनिंग का ब्रेकडाउन हो जाएगा और इसमें से जो ब्लड निकलेगा और जो एग होगा वो वेजिना से बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, एंड इसी को हम बोलते हैं मेंसुरेशन। Okay, sir. यहीं पे जिसका डाउट था प्लेसेंटा वाला, मैं वो भी समझा देता हूं। इसी यूट्रस के अंदर एक डिस्क लाइक टिश्यू डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिस टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेसेंटा टिश्यू। ये जो प्लेसेंटा टिश्यू होता है, इसकी हेल्प से जो भी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जो भी न्यूट्रिशन मदर को, बेबी को देना होता है, एम्ब्रियो को देना होता है, वो इसी टिश्यू के थ्रू एम्ब्रियो में जाता है। ठीक है, जो भी एम्ब्रियो वेस्ट जनरेट करता है, जो भी वेस्ट एम्ब्रियो ने जनरेट करना है, वो भी इसी टिश्यू के माध्यम से मदर की बॉडी में जाता है। और ये जो प्लेसेंटा होता है, इसमें विलाए होते हैं ऑन द एम्ब्रियो साइड, जो कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। यानी मदर से जो भी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज आना है, वो इसी टिश्यू के थ्रू आएगा। और फीटस जो एम्ब्रियो है, जो भी वेस्ट जनरेट करेगा ड्यूरिंग द 9 मंथ्स, वो इसी टिश्यू के थ्रू क्या है, मदर की ब्लड में जाएगा और वहां से मदर की बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। यानी प्लेसेंटा बेसिकली क्या है, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ये एक तरह से डिस्क लाइक टिश्यू है which is embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo side ताकि large surface area provide हो सके। ठीक है, this provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from mother to the embryo. The developing embryo will also generate waste, वो waste भी generate करेगा, जो कि इसी टिश्यू के थ्रू क्या होगा, मदर के ब्लड में पास कर जाएगा by this tissue placenta. बोलो। ओके हाँ जी, क्लियर है प्लेसेंटा और मेंसुरेशन, क्लियर है? जिनका भी डाउट प्लेसेंटा और sir. मेंसुरेशन था, यस सर
यस तो सर। प्लेसेंटा वाले और मेंसुरेशन वालों का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोर कॉम्प्लेक्स क्यों है। देखो गान्या, सबसे पहली चीज है कि फीमेल बॉडी के अंदर ही जो स्पर्म और एग की मीटिंग होनी है, जो फ्यूजन होनी है, वो फीमेल बॉडी के अंदर होनी है, ठीक है। पहली चीज ये। सेकंड चीज, उसकी फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा, जो फर्दर एम्ब्रियो बनेगा, वो जो एम्ब्रियो होएगा उसको नरिशमेंट भी मदर की बॉडी से ही लेना है फॉर द 9 मंथ्स। थर्ड, वो एम्ब्रियो 9 मंथ्स तक मदर की बॉडी में ही डेवलप, भी सेकंड में लिख सकते हो, मदर की बॉडी में ही क्या होएगा, डेवलप होना शुरू होगा, ठीक है। फिर हम ये कहेंगे कि अगर वो एम्ब्रियो नहीं आता है, यानी अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पर्म होती है, तो मदर की बॉडी के अंदर ही क्या होएगा, मेंसुरेशन भी टेक प्लेस करेगी, ठीक है। वो इनर थिक लाइनिंग का ब्रेकडाउन भी होगा। फिर मैं ये कहूंगा कि आफ्टर 9 मंथ्स अब उस एम्ब्रियो को मदर की बॉडी से ही निकाला जाएगा विद थ्रू द वेजिना, तभी उसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। यानी मेल की बॉडी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मेल की बॉडी में ऐसे कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कोई इनर लाइनिंग थिक नहीं हो रही है, कोई प्लेसेंटा डेवलप नहीं हो रहा, कोई एम्ब्रियो को नहीं निकालना, ये सारी चीजें हो किसके अंदर रही हैं, केवल और केवल फीमेल बॉडी के अंदर। इसीलिए हम बोलते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू मेल, बिकॉज उसी में ही मेंस्ट्रुएशन होनी है, उसी में ही इनर थिक लाइनिंग ने यूट्राइन की इनर थिक लाइनिंग बनेगी, उसी में एम्ब्रियो ने नरिशमेंट प्रोवाइड मिलेगा उसको, उसी में क्या होगा, एम्ब्रियो 9 मंथ्स तक डेवलप होना शुरू होगा, उसी के थ्रू, उसी की बॉडी के थ्रू जो एम्ब्रियो है उसको 9 मंथ्स के बाद बाहर निकाला जाएगा। दैट इज व्हाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Okay, sir. क्योंकि ये सारे चेंजेस जो हैं फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टिल द बर्थ ऑफ द बेबी, ये सारे चेंजेस एक फीमेल को ही झेलने पड़ते हैं, एक फीमेल की बॉडी में ही होते हैं। दैट इज व्हाई हर सिस्टम इज मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू मेल। अब आते हैं उसके ऊपर, बर्थ कंट्रोल मेथड्स में कौन से मेथड में प्रॉब्लम है अंश गुप्ता? सर आईयूसीडी। आईयूसीडी बेसिकली एक डिवाइस होती है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, उसको यूट्यूब पे तुम सर्च भी कर सकते हो। उसको मदर के यूट्रस के अंदर लगा दिया जाता है। ये जो बैग लाइक ऑर्गन देख रहा है, इस बैग लाइक ऑर्गन में क्या कर दिया जाता है, आईयूसीडी को घुसा दिया जाता है। मतलब इस यूट्रस के अंदर आईयूसीडी जो है वो प्लेस कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेन्ड नर्स। अब इसकी वजह से होता क्या है, मान ले अगर स्पर्म की एग के साथ फ्यूजन हो गई है, तो अब जो Yes, एम्ब्रियो बनेगा, पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो उस एम्ब्रियो ने कहां पर आके इम्प्लांट होना है, यूट्रस में। बट यूट्रस में तो तूने पहले से क्या रख दिया है, आईयूसीडी, ठीक है। यानी आईयूसीडी जो है एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी। अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट ही नहीं होगा यूट्रस के अंदर, तो न्यूट्रिशन कहां से लेगा, तो वो क्या होएगा, आगे फर्दर जो है डेवलप नहीं होगा। यस सर। तो इससे प्रेगनेंसी Okay, sir. प्रिवेंट हो जाएगी। ओके सर। हाँ जी। अब यहाँ पर फ्लावर्स वाला जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स है, कौन एक इनिशिएटिव लेगा और उसको समझाने की कोशिश करेगा। पहले फ्लावर के सारे पार्ट्स को समझाना है, उसके बाद फ्लावर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है ये समझाना है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस वो समझाने हैं। ये 3 चीजें समझानी है। तो कौन उसको समझाएगा, मुझे जल्दी से बताओ। तो 2 बच्चों ने सिर्फ हाथ खड़ा किया, बाकी बस सिर्फ मूर्तियां बनी, बस इस बैच में घूम रहे हो। सिर्फ टैग लेना इस बैच का कि हम एक अच्छे बैच में हैं। मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूँ, इस बैच में आने से नंबर नहीं आएंगे तुम्हारे, तुम्हारे नंबर तुम्हारे पढ़ने से आएंगे, फिर वो चाहे तुम इस बैच में पढ़ रहे हो या उस बैच में पढ़ रहे हो। बस आदित्य फूक निकल गई बेटा, पढ़ाई का चाह पूरा हो गया। नहीं सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ सर रही 2 है। मिनट ये हैंग हुआ है, 2 मिनट। ओके ओके ओके। हर्षिता, हितेन, ईशिता, जानवी, बस आने का ही शौक है इस बैच के अंदर। इस बैच के अकॉर्डिंग पढ़ना कभी शुरू किया जिंदगी में कि हम इस बैच के अंदर हैं तो हमें तो बाकियों को हेल्प करनी चाहिए। सर ने हमें एक अलग बैच में क्रिएट किया है, हमारा कोर्स सर तेजी से करा रहे हैं, तो एटलीस्ट वी शुड पार्टिसिपेट एंड हेल्प हिम, ताकि वो और बच्चों को इस मुकाम पर खड़ा कर सके जहां पर हम आज खड़े हैं। हम सर की हेल्प करें एटलीस्ट। तो मुझे सबसे पहले फ्लावर और उसके सारे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो एंजला समझाएगी। फ्लावर और उसके सारे डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन, कि फ्लावर में कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेपल्स, जो
ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं जो फ्लावर को हेल्प करती है, जो वो बड की फॉर्म में होते हैं। ड्यूरिंग द And बर्ड जब- स्टेज, यानी सेपल्स होते हैं पहले पार्ट जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज, ठीक है। एंड जब वो टुगेदर फॉर्म होते हैं तो उनको करोला कहते हैं। All sepals together are called, what is called, all sepals together are called calyx, Calyx. not corona. उसे calyx बोलते हैं। आगे Then the petals which are the colored petals पेटल्स and होते हैं जो कलरफुल पार्ट होते हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट Insects करते हैं को फॉर द attract प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, एंड ऑल पेटल्स टुगेदर आर कॉल्ड करोला। उसके And बाद then comes- एक पार्ट है रिसेप्टेकल जो बेस ऑफ द फ्लावर है, जिससे सारे पार्ट्स जो है फ्लावर के जुड़े होते हैं। और ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं, यानी ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। अगर हम एसेंशियल में आ जाएं, जो पार्ट्स रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं तो वो 2 पार्ट्स हैं और उनके बारे में समझाएगी एंजला। then comes the that anther and filament and वो जो सब स्टेमिन का पार्ट है। तो 2 पार्ट्स की अब बात करेंगे मेन, एक स्टेमिन और एक कार्पेल या पिस्टिल। स्टेमिन को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर और कार्पेल या पिस्टिल को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अब स्टेमिन जो है वो 2 पार्ट से बना होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या करता है, इट इज अ स्वोलन पार्ट, वो पोलन ग्रेन बनाता है और उसे स्टोर करता है। जो फिलामेंट होता है वो एंथर को सिंपली सपोर्ट करने का काम करता है। इट इज अ स्टॉक ऑफ स्टेमिन, इट इज अ स्टॉक ऑफ स्टेमिन एंड इट हेल्प्स एंड सपोर्ट्स द एंथर। उसके बाद फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, और ये 3 पार्ट से बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, थोड़ा सा स्टिकी होता है, पोलन ग्रेन को रिसीव कर पाए। स्टाइल जो होता है वो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, और ओवरी जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, जिसके अंदर ओवा या एग या फीमेल गेमीट प्रेजेंट होता है। और सारे स्टेमिन्स को इकट्ठा क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? ऑल स्टेमिन्स टुगेदर आर Androecium. एंड ऑल पिस्टिल और gynoecium गाइनोसियम। अब इसके बाद ये तो फ्लावर के पार्ट्स हो गए, उनके फंक्शंस हो गए। अब कैसे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करती है फ्लावर में, गान्या बताएगी। सबसे पहले fertilization की define, the process by which female and male gamete fuse to form zygote is known as fertilization. वेरी गुड। और सबसे पहले होती है pollination, transfer of pollen grain from stamen to the stigma. बिल्कुल, to फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, मतलब स्टेमिन ऑफ एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ओवरी, स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। तो सबसे पहले पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होगी हमारे एंथर से, जहां पर वो बन रही है, कहां पर होएगी, स्टिग्मा की तरफ, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और क्या जो गान्या उसका जो स्टिग्मा है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, और yes sir. ताकि पोलन ग्रेन उससे चिपक जाए। स्टाइल जो होता है वो स्टिग्मा को एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करके रखता है ताकि वो पोलन ग्रेन को अच्छे से रिसीव कर पाए। उसके बाद क्या होगा गान्या? अब पहुंच गया तुम्हारा पोलन ग्रेन, formation of pollen tube. वेरी उसके गुड। बाद अब ये पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करेगा, जो कि पोलन ट्यूब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। उसके बाद the pollen grain splits into 2 male gametes. वेरी गुड। पोलन ग्रेन अब फर्दर 2 मेल गेमीट्स में स्प्लिट करेगी, यानी हमारे जो पोलन ट्यूब है उसके अंदर 2 मेल गेमीट्स होंगे जो अभी यहाँ पर ओवरी के अंदर घुस चुके हैं और ओव्यूल में जाकर एग से मीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर अब समझने वाली चीज है कि 2 मेल गेमीट है यहाँ पर। एक मेल गेमीट तो एग के साथ फर्टिलाइज करेगा तमन्ना, और वो जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं सिनगैमी, जिसकी रिजल्ट से बनेगा जाइगोट। दूसरा मेल गेमीट कंबाइन करेगा पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन तमन्ना। तो एक मेल गेमीट विद द फीमेल गेमीट यानी एग, दैट इज कॉल्ड एज सिनगैमी, और दूसरा मेल गेमीट विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि एक ही मेल गेमीट 2 बार फ्यूज कर रहा है, मतलब एक बार विद द एग एंड दूसरी बार विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, ग्रोइंग जाइगोट को। उसके बाद वंस द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज डन, उसके बाद केशव क्या होता है, व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस? उसके बाद जो फ्लावर के बाकी सारे पार्ट्स होते हैं वो झड़ जाते हैं, और जो ओवरी होती है वो फ्रूट बन जाती है, और ओव्यूल जो होता है वो सीड बन जाता है।
ओव्यूल बिकम्स द सीड जो फ्रूट के अंदर होता है, बाकी सारे पार्ट जो है फ्लावर के झड़ जाते हैं। उसके बाद इस सीड को अगर हम आगे ग्रो करवा दें, उस प्रोसेस को जर्मिनेशन बोलते हैं। सीड के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कॉटिलिडन्स। प्लूम्यूल फ्यूचर में जाके शूट बनता है, रेडिकल फ्यूचर में जाके रूट बनता है, और कॉटिलिडन्स जो है दे स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो उससे नया प्लांट बन जाएगा बस। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Then तो अब ये जो डाउट्स मेन थे तुमने पूछ लिए हैं। अब वो पैराग्राफ कौन सा है अर्नब, वो बताओ मुझे जो तुम समझना चाहते हो नोट्स सर में। पेज फिर 1 पर हाँ जी तमन्ना, तुम बोलो पहले। सर फिर सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या हुआ? अरे फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी इज वन एंड द सेम थिंग। ओके सर, ठीक है, यही पूछना था। हाँ जी, हाँ जी अर्नब, कौन सा पेज, टॉपिक बता दो मुझे, पेज नंबर नहीं है मेरे पास, टॉपिक्स बता दो। नोट्स में से, ये मेरे नोट्स में से, सर एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी में से, फिर वो पैराग्राफ पढ़ दो एक बार। We एनसीईआरटी have कल थी ना यार, इतनी भी क्या बड़ी बात है। ले अर्नव, एनसीईआरटी खोल लिया, पेज नंबर बोल। 134 134 पे बता कहाँ पे डाउट है। सेकंड पैराग्राफ, कौन सा? ये वाला। But this We have creates, seen- we have we seen have earlier seen. this. We have seen earlier that as organisms become more complex, the specialization of tissue increases. One solution that many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have a special linkages. यहाँ पर इस पैराग्राफ में केवल वो बताना चाहता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो डबल नहीं होते हैं, इट रिमेन्स सेम। और ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसीलिए कर पाते हैं बिकॉज ऑफ उनमें एक स्पेशल तरह की सेल डिवीजन होती है उनके सेक्स सेल्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। और मियोसिस डिवीजन के होने की वजह से जो नए सेल्स बनते हैं, स्पर्म सेल्स या एग सेल्स, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के हो जाते हैं आधे, जिसकी वजह से वो अपने अंदर क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो रीएस्टेब्लिश कर पाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरे पैराग्राफ में से यही क्वेश्चन आएगा कि जो ह्यूमंस है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो मेंटेन रीएस्टेब्लिश कर पाते हैं। अर्नव, ओके सर। आता है तेरे को ये कॉन्सेप्ट आता है? यस सर। तो यही समझाया हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर। ओके सर। हाँ जी तमन्ना, तुम्हारी वो 2-3 लाइनें बोलो। हाँ जी सर। सर एक तो पहले ये बता दो प्लीज कि माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल कौन बताएगा जी? माइक्रोपाइल क्या होता है? व्हाट इज माइक्रोपाइल? सर मैं बताऊं? बताओ। सर मैं Sir, it is the hole through which the pollen tube enters into the embryo sac. बिल्कुल सही है, एम्ब्रियो सैक, जहां ओवरी के अंदर जो तुम्हारा ओव्यूल एम्ब्रियो सैक है उसमें जो पोलन ट्यूब एंटर करती है ना जिस होल के थ्रू, उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं तमन्ना। मतलब Okay, यहाँ sir. पर मैं तुम्हें डायग्राम में दिखाता हूँ, यहाँ पर कहीं पर वो ये होल है, वो जो माइक्रोपाइल है जहां से पोलन ट्यूब ने एंट्री की है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ओके सर। और सर 4th पेज पे ना ये लिखा हुआ है कि NCERT कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नहीं एनसीईआरटी नोट्स, हाँ बोलो बोलो, हाँ 4th जी। पेज पे। हाँ जी, 4th पेज पे ये लिखा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी मेमोराइज्ड एज विवा स्टैंड्स फॉर वेरिएशन, एवोल्यूशन, विगरनेस एंड अडैप्टेशन। यहाँ पे विगरनेस मतलब विगरनेस मतलब एज सच, मतलब उसमें बोल रहा है कि एक तो वेरिएशंस आती है, वेरिएशन से अडैप्टेबिलिटी मिलेगी। विगरनेस मतलब हमारे जो वेरिएशंस आ रही हैं उससे हमारी बॉडी ज्यादा विगर है टू फाइट द न्यू इन्फेक्शंस और डिजीजेस, तो दैट इज व्हाई विगरनेस वो बोल रहा है। ये इम्यूनिटी के टर्म्स में है। एग्जैक्टली। ठीक है सर, बस सर बाकी क्लियर है। डीपीपी नंबर मैंने 3 दी थी, तुम्हें बोला था 25-30 जितने क्वेश्चन होंगे वो कर लेना, बट एटलीस्ट तुम जो है अपना ये चैप्टर अच्छे से लर्न कर लेना। कल तुम्हें मैंने ये काम दिया था, तो किस किस को रिप्रोडक्शन अच्छे से लर्नड है। देखो मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा आज, ठीक है? मेरे सामने कुछ चीजें आती है ना डे टू डे लाइफ में, तो मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, किस किस स्टूडेंट की केमिस्ट्री डन है? अब गान्या मेरे को इसका मतलब समझाओ, जब मैं बोलता हूँ केमिस्ट्री आती है तो इसका मतलब क्या है? कि मैं ऑन द स्पॉट अगर बोलूं कि वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन लिख के दिखाओ, या मैं ऑन द स्पॉट यहाँ पर दे दूं कि Zn+NaOH क्या बनेगा, तो तुम मुझे ये बोलोगे कि सर मैं रिवाइज करूंगी तो आंसर दूंगी? दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपरेशन। No, sir. प्रेपरेशन मीन्स
कि सर मेरे को जहां मर्जी खड़ा कर बिना इंफॉर्मेशन दिए मेरे से केमिस्ट्री का और लाइफ प्रोसेसेस का जो कि टेस्ट हो चुके हैं आप कुछ भी पूछ लो, आई एम रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर वो आपने करवाया है मुझे क्लास के अंदर, चाहे वो लेक्चर में करवाया है या मेरे डाउट्स में करवाया है, देन आई एम रेडी टू आंसर योर इज द थिंग विच आई वांट इन यू। ये नहीं है कि मैं आज बोलूं कि फुल केमिस्ट्री का टेस्ट है तुम्हारा ओरल कल मेरे पास आना और तुम आज रिवाइज कर रहे हो उस चीज को, दैट्स नॉट प्रेपरेशन। मेरे लिए प्रेपरेशन का मतलब है कि अब तुम्हें वो रिएक्शंस जो है दिमाग में अच्छे से फीड हो चुकी हैं और मैं किसी भी टाइम कभी भी तुम्हें वो रिएक्शंस पूछ लूं तो तुम्हारी तैयार होनी चाहिए। दैट्स फॉर मी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग दैट्स प्रेपरेशन। तो किसके वो प्रेपरेशन केमिस्ट्री में हो चुकी है वो हाथ खड़े करो, जिसको कभी भी ऑन द स्पॉट किसी भी टाइम पर बुलाकर मैं कोई भी रिएक्शन पूछूं तो वो उसको आती हो, वो हाथ खड़े करो सिर्फ स्टूडेंट्स। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, कुछ बच्चे बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टिसिपेशन करते हैं और उनके हाथ भी खड़े हैं कि दे आर रेडी टू आंसर एवरी एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट जिनके हाथ नहीं खड़े हैं देखो या तो तुम कर नहीं रहे हो काम या तो तुम मुझे धोखे में रख रहे हो इस बैच में रहकर। इस बैच का मतलब है कि अब तुम्हारे 6 चैप्टर टिप्स पे होने चाहिए। इस बैच का केवल ये मतलब है, प्लीज मेरे को दिखाने के लिए हाथ मत खड़े करो, रियलिटी यू नो बेटर। ये नहीं होता कि मैं सर उसको रिवाइज करूंगी, यार रिवाइज बहुत बार हो चुके हैं अब, अनटिल अनलेस कोई नया स्टूडेंट नहीं है, रिवाइज तुम्हारे लिए बहुत बार हो चुके हैं, अब कितनी बार और रिवाइज करोगे तुम हर चीज को। तो रिप्रोडक्शन जिन्होंने लर्न कर लिया बहुत अच्छी बात है। अब समझ लो तुम्हारा सिर्फ आधा चैप्टर रह गया बायो का, दैट इज हेरिडिटी, और वो भी कुछ भी नहीं है। यानी हमारा इसी वीक में हेरिडिटी भी चैप्टर अच्छे से हो जाएगा और टेस्टिंग हो जाएगी, फिर हम फुल बायो की टेस्टिंग करेंगे। मैंने इस संडे बोला था फुल बायो टेस्ट के नेक्स्ट बोला था? सर पता नहीं सर, बस इतना पता है कि 5 नवंबर को इस चैप्टर का टेस्ट है, 7th को हेरिडिटी है और 8th को संडे है। ओके तो अभी तो नहीं होगा, तो 5th को हम इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। हेरिडिटी के लिए मैं तुम्हें 5th वाला डे दे रहा हूँ, 6th वाला डे दे रहा हूँ क्योंकि 2 दिन इज इनफ, बिकॉज वो आधा ही चैप्टर आना है, एक ही डीपीपी करनी है और एक ही टॉपिक करना है, मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड, और मतलब बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो 2 days आर इनफ फॉर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो तुम्हें मैं 2 ही दिन दूंगा, हाथ नीचे कर लो सारे, 2 ही दिन दूंगा। तो 7th को हेरिडिटी का मैंने टेस्ट ले लेना तुम्हारा। उसके बाद जो अगला संडे होगा 8th के बाद वाला जो संडे होगा उसमें हम फुल बायो टेस्ट कंडक्ट करेंगे टू चेक वेयर वी स्टैंड। और इस बार तुम जब टेस्ट देने आओगे रिप्रोडक्शन का तो अपना जो लाइफ प्रोसेसेस का टेस्ट है वो लेकर जाना मत भूलना, लिस्ट में भेज दूंगा कल परसों तक इसी बैच में, परसों तक, परसों है ना तुम्हें देना टेस्ट मैंने? हाँ जी बोलो। सर मेरा केमिस्ट्री वाली शीट थी न्यूज में, मतलब आई नहीं मेरे पास वो। प्रिया पता है क्या है, शीट चेक सारी हुई है। मेरी ना आदत है, मैं जब भी शीट चेक करता हूँ, शायद तुमने नोटिस भी किया होगा, मैं स्टेपलर की ना पिन्स को थोड़ा सा खोल देता हूँ। यस तो सर वो। हाँ तो फिर वो तुम्हारी शीट वहीं पर इधर उधर हो गई, तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी, मैं किसी से पूछ लूंगा किसी के पास तो नहीं चली गई है। ओके सर। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ इस वीक तुम्हारी पूरी बायो और केमिस्ट्री एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, दैट्स प्रेपरेशन फॉर मी। अगर ऐसा प्रेपरेशन दम रखते हो करने का तभी इस बैच में फायदा है, अगर ऐसी प्रेपरेशन तुम में दम है रखने का तभी इस बैच में फायदा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम्हें इस चीज को, कहीं इस बैच के चक्कर में तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को कर ही नहीं रहे हो। मैं तो उनके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ काम जो कर रहे हैं काम। इस बैच का मतलब यही है कि तुम अगर इस स्पीड से करना चाहते हो तो यू कैन बी इन दिस बैच। कोई टैग नहीं लगा तुम्हारे, तुम होशियार बैच में हो या नलायक बैच में हो, दोनों बैच को मैंने नाम होशियार नलायक नहीं दिया है, एक को टेस्ट सीरीज बैच नाम दिया, एक को रिवीजन बैच नाम दिया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कल को मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं गुस्से में कुछ भी नहीं सोचता हूँ फिर बोलने वक्त, कि अगर कल को तुमने मेरे को ये सुना दिया ना कि सर मेरा तो तैयारी नहीं है, मेरा तो ये नहीं है, मेरा तो वो नहीं है, इट मीन्स आज तुम्हारा रिप्रोडक्शन, कल तक तुम्हारा रिप्रोडक्शन टिप्स पे होना चाहिए। मैं तुम्हें जब मर्जी जौन सा मर्जी क्वेश्चन करवा के देखो, तुम्हें रिप्रोडक्शन आना चाहिए, बात खत्म। और मंडे से हम फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। फिजिक्स में पहले हम चैप्टर शुरू करेंगे इस बार मैग्नेटिक इफेक्ट्स, बिकॉज लाइट मैंने 2 बार करवा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी मैंने 2 बार करवा दिया है, तो इट्स मैं तुक नहीं समझता हूँ कि उसको दोबारा करवाऊं। मैं पहले मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स कराऊंगा बिकॉज वो एक ही बार हुआ है, यस और नो? यस सर। बट एक टेस्ट सीरीज में क्या है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी है पहले? हाँ जी सर। चलो फिर टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ही पहले डिस्कस करेंगे। और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है
जिनको तुमने मेरे से 2 बार तो करवाया ही है पूरा पूरा चैप्टर ऑनलाइन क्लासेस में, और वो रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हैं। तो एक्सपेक्ट मत करना टॉपिक्स, जैसे मैं यहाँ पर डाउट्स दे रहा हूँ मैं जरूर लूंगा, बट ये मत एक्सपेक्ट करना कि सर पूरा चैप्टर करवाएंगे, वो मैंने किसी भी बैच में नहीं करवाना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस करवाऊंगा, डाउट्स लूंगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट से एक बार अगर कुछ भूल जाएगा वो रिवाइज करेंगे। दैट्स द थिंग वी आर गोइंग टू डू, बट वी हैव डन इट 2 टाइम्स। बोथ द चैप्टर्स हम 2 बार कर चुके हैं। तुम्हारी डिमांड थी कि सर हमें दोबारा करवाओ लाइट, हमें दोबारा करवाओ इलेक्ट्रिसिटी, और मैंने उस डिमांड को पूरा किया है। क्यों तमन्ना? यस सर, किया। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ कि इस मंथ हमारी फिजिक्स भी हो जाए अच्छे से, एंड देन वी आर ऑन फुल केमिस्ट्री टेस्ट, फुल फिजिक्स टेस्ट, फुल बायो टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट। उसके बाद सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट ही देने, हफ्ते में तुमने एटलीस्ट 2 बार। मैं 2 बार फुल सिलेबस टेस्ट लेने शुरू कर दूंगा 2.5 घंटे के, और मजा आने वाला है। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे इस बैच में हैं, मैं श्योर नहीं हूँ कि उनको आता है उनको नहीं आता। वो अगर श्योर है वो तभी इस बैच में रहे। मेरे को धोखा मत दे, खुद को धोखा मत दे, क्योंकि उनके हाथ खड़े नहीं होते हैं जब मैं उनसे पूछता हूँ ये आता है कि नहीं। तो वो बेटर जानते हैं उनको कितना कोर्स आता है। मेरे को बैच से मतलब नहीं, मेरे को नंबरों से मतलब है। कल को तुम किसी भी बैच में आके नंबर लो। क्लियर है? यस सर। तो कल सिर्फ DPP 3 Yes, की sir. डिस्कशन होगी 2 बजे, पहुंच जाना। और परसों तुम्हारा टेस्ट होगा रिप्रोडक्शन का, सर इस चैप्टर का टेस्ट कितने मार्क्स का है? और वही 60-70 मार्क्स का ही है इसका भी टेस्ट। ओके सर। ओके, बाय सर। बाय जी।